हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज 6 जनवरी है और आज अब 6 जनवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास के पन्नों में 6 जनवरी का महत्व देखते हैं। तो आज के ही दिन 1838 में अमेरिकन इन्वेंटर थे आपके सैमुअल मोर्स और अल्फ्रेड बेल। ये अल्फ्रेड नोबेल अलग है, ये अल्फ्रेड बेल अलग हैं। इन्होंने पहली आपकी टेलीग्राफ मशीन को डेमोन्स्ट्रेट किया था। उसके अलावा 1929 में जो कैथोलिक मिशनरी थी आपकी भारत में, मदर टेरेसा, ठीक है, ये भारत पहली बार आई थी। ये कलकत्ता में आज के ही दिन पहुंची थी गरीबों की मदद करने के लिए और उसके बाद से ये भारत में ही रहने लगी थी। और इसके बाद आपका 1989 ईस्वी में सतवंत सिंह और कहर सिंह को, जो इंदिरा गांधी की इन्होंने हत्या की थी, इनकी हत्या के जुर्म में इनको आज के ही दिन आपकी मौत की सज़ा सुनाई गई थी और आज के ही दिन इनको फांसी पे लटका दिया गया था। तो ये कुछ इवेंट्स थे इंपॉर्टेंट जो हमने आज के कवर किए। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स, यानी जो युद्ध में अनाथ होते हैं उनके लिए डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है आपके 4 जनवरी, 1 जनवरी, 6 जनवरी या 2 जनवरी। प्रश्न का सही आंसर है 6 जनवरी। 6 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने एवं उनकी दर्दनाक स्थितियों को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में दुनिया में लगभग 153 मिलियन अनाथ हैं। यह दिन फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन SOS इन्फेंट एंड डिस्ट्रेसेस द्वारा शुरू किया गया था। तो इनकी जो स्थिति है, इनके दिशा में आपको जो काम किया जाता है, इनको चिन्हित करने के लिए दिन को सेलिब्रेट किया। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको टिक कर लीजिए। असम वैभव पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? यह असम वैभव पुरस्कार पिछली बार रतन टाटा को भी दिया गया था। आपको बताना 2023 का किसे दिया जाएगा। ऑप्शन है डॉक्टर तपन सेकिया, गिलबर्ट संगमा, डॉक्टर शशिधर फूकन या फिर देवजीत बर्मन। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका डॉक्टर तपन सेकिया। इनको ये असम वैभव अवार्ड 2023 दिया जाएगा। तो देखिए, असम सरकार ने हाल में ही 2022-23 के लिए राज्य के सर्वोच्च पुरस्कारों असम वैभव, असम गौरव और असम जो गौरव है, इनके विजेताओं की घोषणा की है। असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव। असम जो वैभव पुरस्कार है, यह असम का सर्वोच्च पुरस्कार है जो डॉक्टर तपन सेकिया को दिया जाएगा। इन्होंने, जो डॉक्टर तपन सेकिया, इन्होंने असम और पूर्वोत्तर राज्यों में जागरूकता पैदा करने और कैंसर का जल्द पता लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और इसके अलावा जो प्राप्त करता है वो अपने शेष जीवन के लिए सरकारी खर्चे पर अपना चिकित्सा करा सकता है। मतलब जो भी इलाज होगा वो सरकारी आपका इसमें खर्चा होगा उस पर किया जाएगा। उसके अलावा असम गौरव सम्मान भी दिया गया है। ये काफ़ी लोगों को दिया गया है, कृष्णा राव, गिलबर्ट संगमा, डॉक्टर विनोद राय सैकिया और बिनोय राय सैकिया और शशिधर फूकन। इसमें 4 लाख रुपए मिलता है और इसमें प्रति वर्ष आप 3 लाख रुपए तक का सरकारी चिकित्सा सहायता ले सकते हैं। अगला असम गौरव जो सम्मान है आपका, इसमें देवजीत बनर्जी, रुस्तम बासुमतारी, मंजेला, विनिंदा हथकरुआ, अतुल, ये इतने बहुत सारे लोगों को दिया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और प्रतिवर्ष आप 3 लाख तक की अब सरकारी सहायता जो ले सकते हैं चिकित्सा के लिए। तो मेडिकल जो आपका क्लेम मिलेगा वो 3 लाख तक मिलेगा दोनों में, आपका असम सौरभ में, असम गौरव में। जबकि आपका जो असम वैभव सम्मान है, इसमें आजीवन आपका फ्री रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, जनवरी 2023 से अगले 6 माह के लिए किसे यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है? तो आपको बताना यूरोपियन यूनियन को कौन चेयर करेगा नेक्स्ट 6 मंथ। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, स्वीडन, फिनलैंड या चेक रिपब्लिक। प्रश्न का सही आंसर है स्वीडन। स्वीडन ने इसकी अध्यक्षता करने की इस कमान संभाली है। तो स्वीडन 1 जनवरी 2023 से अगले 6 महीने के लिए यूरोपियन संघ की अध्यक्षता करेगा। उसके अलावा 1995 में ये यूरोपियन संघ में शामिल हुआ था और उससे पहले ये 2001 और 2009 में अध्यक्षता कर चुका है। ये इस बार इसकी तीसरी अध्यक्षता होगी। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं कि स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। इसके सदस्य देश 27 हैं और इसके उम्मीदवार जो आपके देश हैं यानी कैंडिडेट कंट्री 8 हैं। अभी लेटेस्ट में आपकी हर्जेगोविना जो आपकी थी वो इसमें शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ
2023 का उद्घाटन किया है? आपको बताना नॉर्थ ईस्ट जो कृषि कुंभ 2023 है वो किस राज्य में उद्घाटित किया गया है? ऑप्शन है आपके असम, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय। इस प्रश्न का सही आंसर है मेघालय। मेघालय में यह आपका उद्घाटन किया गया है। तो मेघालय में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिन तक चलने वाले पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। ये श्री तोमर ने पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र उमियम के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के अनुसंधान परिषद में 49वें स्थापना दिवस समारोह में ये शामिल हुए थे। कृषि मंत्री ने री भोई जिले के किरदेमकुलई में कृषि महाविद्यालय के प्रशासनिक सह शैक्षणिक खंड कार्यालय और बालिका छात्रावास का भी उद्घाटन किया है। तो ये अभी जो अभी किया गया है ये मेघालय में इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रोजेक्ट ड्राइवन डेवलपमेंट प्लान पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रोजेक्ट आपका ड्राइवन जो डेवलपमेंट प्लान है आपको बताना कहाँ पर हुआ है? ये नागपुर महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, आगरा उत्तर प्रदेश या न्यू दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये किया गया। तो द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, देखिए आप ये भी इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। ये 2 दिन का आपका नेशनल वर्कशॉप है ऑन प्रोजेक्ट ड्राइवन ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान, यानी इसको शॉर्ट में BPDP के, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी DPDP, और ये 5 से 6 जनवरी 2023 तक ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। और इसका जो एम है वो अडॉप्टिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग एंड पॉलराइजिंग दीज प्रोजेक्ट्स टू प्रोजेक्टाइल द प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। जो पंचायत डेवलपमेंट के जो प्लान है उनको अडॉप्ट करना है, उनको लागू करना है, ये इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये किसने इस जो वर्कशॉप है इसको इनॉग्रेट किसने किया है? जो आपके श्री कपिल मारेश्वर पाटिल हैं, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पंचायती राज के जो आपके राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसको उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक ऑटो बाजार में भारत का स्थान क्या है? अभी एक रैंक आई है, इसमें बताना भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है आपका 2nd, 3rd, 4th या 5th। प्रश्न का सही आंसर है 3rd। भारत इसमें जो ऑटो मार्केट है उसमें 3रा नंबर पे आ गया है। हाल ही में निक्केई जो एशिया रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। भारत ने जापान को पछाड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। चीन ऑटो बाजार में प्रथम, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर भारत है, चौथे पर आपका जापान हो गया है। अगला प्रश्न है, डायरी नंबर 1 पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन आपके रंजन गोगोई, अमित शाह, जगदीप धनखड़ या फिर रघुराम राजन। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका रंजन गोगोई। तो भारत के पूर्व 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसमें असम के मुख्यमंत्री आपके हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल के पहले वर्ष का लेखा जोखा इसमें है। रंजन गोगोई वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष हैं और ये आपके भारत के जो आपके मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। कौन से नंबर के? 46। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चुनाव आयोग ने किससे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं आपके सुशील कुमार मोदी, मैथिली ठाकुर, दिनेश यादव या फिर नीतीश कुमार। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका मैथिली ठाकुर। तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत में प्रशिक्षित मैथिली ठाकुर को हाल ही में 2021 के लिए बिहार के लोकगीत संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया था। बिहार के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जो गायिका हैं वो मैथिली ठाकुर आपकी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदाताओं को जागरूक करेंगे। ये जो आपका फोटो दिख रहा है ये आपकी मैथिली ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले ताड़पत्रों का पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका ऑप्शंस हैं इसके तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या इंदौर। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका तिरुवनंतपुरम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये वर्ल्ड का पहला आपका ताड़पत्रों पर यानी जो पाम लीफ मानसस्क्रिप्ट आपका म्यूजियम है ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जाएगा।
तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हाल ही में दुनिया का पहला ताड़पत्रों का जो पहला पांडुलिप संग्रहालय है ये खोला गया है, जिससे राज्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से और अधिक समृद्ध हुआ है। यह संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के सबसे बड़े साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का खजाना समेटे हुए है। यानी इसमें त्रावणकोर के जो आपका डायनेस्टी है उसके बारे में बताया गया है। दुनिया के पहले ताड़पत्रों वाले पांडुलिपि संग्रहालय में उपलब्धि पाने वाले संस्थान में 19वीं सदी के आखिर तक लगभग 650 वर्ष तक राज करने वाले त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के साथ साथ राज्य के मध्य में कोच्चि की सीमाओं और उत्तर में मालाबार की झलक मिलती है। पिछले सप्ताह में इसको खोला गया और इसमें लगभग इस संग्रहालय में 187 पांडुलिपियां हैं, जिनको 1.5 करोड़ ताड़पत्रों के विशाल भंडार से छटाई करने के बाद निकाला गया है। और इस संग्रहालय में बांस की खपच्चियां और तांबे की प्लेटें भी शामिल हैं, जिन पर ये लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, संसद के सत्र, सत्रावसान और वेतन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन और आपका डिसोल्यूशन है जो आपका किस आर्टिकल में दिया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 83, आर्टिकल 84, आर्टिकल 85 या आर्टिकल 86। प्रश्न का सही आंसर है आर्टिकल 85। हम जो कल हमने अनुच्छेद देखे थे हम उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो अनुच्छेद आपका 82 है ये बताता है कि हर जनगणना के बाद आपका लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन किया जाएगा। यानी जब भी आपकी जनगणना होगी उसके बाद लोकसभा की क्या स्थिति है, किस क्षेत्र पर कितने सांसद आपके होंगे, वो इसका समायोजन आपका किया जाएगा। और उसके अलावा जो अनुच्छेद 83 है ये संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है कि राज्यसभा का जो अवधि है वो क्या रही, 6 साल रहती है इसकी, और लोकसभा की जो कार्यकाल है वो कितना रहता है, वो 5 साल रहता है। अनुच्छेद जो 84 है ये बताता है संसद के सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता क्या क्या है। नहीं, राज्यसभा मेंबर चुनने के लिए आपका 30 साल होना चाहिए और लोकसभा मेंबर चुनने के लिए आपका 25 ईयर्स होना चाहिए उनका एज। इसके अलावा अनुच्छेद जो 85 है जो हमने आज डिस्कस किया है ये संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के करने का जो व्याख्यान है इसमें किया गया है। इसमें राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके द्वारा एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच से 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी 2 सत्रों के बीच में आपका जो मैक्सिमम अंतर है वो 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति समय समय पर सत्रों का किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, उसको मतलब सत्रावसान करेगा, या लोकसभा को विघटित भी कर सकेगा। यानी प्रधानमंत्री की सभा पर सलाह पर आपका इस लोकसभा को विघटित जो करने का काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे हमने जो कवर किए, हम 1 लाइनर देख लेते हैं जल्दी से। केंद्र सरकार ने लश्कर तैयबा का संबंधित एक ग्रुप है आपका द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF, इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने कुलदीप पठानिया को आपका विधानसभा स्पीकर चुना है। उसके अलावा केंद्र सरकार ने झारखंड के गिरिडीह में स्थित सम्मेद शिखरजी जैन तीर्थ स्थल में सभी तरह की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल जो इन्वेस्टर समिति 2023 है इसका आयोजन 10 से 12 फरवरी तक आपका लखनऊ में किया जाएगा। उसके अलावा रेल मंत्रालय ने हेरिटेज लाइन पर हाइड्रो पावर ट्रेन स्टेशन जो ट्रेन है आपकी उनकी शुरू करने की घोषणा। उसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाउट जम्बूरी का उद्घाटन किया है। भारत ने 2023 तक कालाजार जो आपका बुखार होता है एक प्रकार का, कालाजार को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी वर्तमान में एक बैठक की है और उसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई है। अनुराग ठाकुर ने जो Y20 है जो G20 के जो युवाओं का एक मतलब ग्रुप बनाया गया है उनके लिए आपका Y20 आपका लॉन्च किया गया है। इसके Y20 की समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को अभी अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। उसके अलावा पंजाब के मोहाली में इसमें पहले जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर को खोला गया है। और अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण किया है। ये आपके 1 लाइनर थे, कभी कभी इसको भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो इसको भी आपको देख लेना है। आपकी जो हमने कवर की है आज को हम आपको जो प्रश्न देके जा रहे हैं होमवर्क में। अच्छा प्रश्न है आपका FCRA का पूरा नाम क्या है, आपको फुल फॉर्म बतानी है FCRA की। अगर आपने हमारी क्लास को रेगुलर अटेंड किया तो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ ताकि उनको भी आने वाली परीक्षाओं में मदद मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रश्नों की सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।